अगर आप पे बेयर ने अटैक किया तो आप बचोगे, ये डिपेंड करता है कौन से बेयर ने आप पे अटैक किया है। अगर ग्रिजली और ब्राउन बेयर ने अटैक किया है तो लेट जाओ, मरने की एक्टिंग करो। अगर ब्लैक बेयर है तो उससे लड़ाई करो। लेकिन अगर पोलर बेयर है फिर कुछ नहीं हो सकता। ना इनसे तेज भाग सकते हैं, इनकी स्पीड हमसे ज्यादा है, ना पानी में छलांग लगाकर बच सकते हैं। ये स्विमर भी बड़े जबरदस्त हैं। इंसानों के कंपैरिजन में इनका साइज देखो, और ये 2 किलोमीटर दूर से गोश्त को स्मेल कर लेते हैं। इसी वजह से नेचर ने इनको सबसे दूर रखा है। सिर्फ एक तरीका है पोलर बेयर से बचने का, कि उनके एरिया में ही ना जाए। एक बंदा है जिसपे पोलर बेयर ने अटैक किया था, और उसके साथ जो खौफनाक चीजें हुई थी वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेंगी। 19 जुलाई 2013 को 49 इयर्स का मैट डायर ये 19 सीट वाले एयरप्लेन के अंदर बैठता है, जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़ा था। ये फ्लाइट इसको और 7 और लोगों को ले जाने वाली थी नॉर्थ अमेरिका के रिमोट और वाइल्ड रीजन्स में। मैट के लिए ये ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे हसीन सफर होने वाला था। उसने इस 2 हफ्ते लंबे ट्रिप के बारे में एड देखी थी 1 साल पहले, जब वो मैगजीन पढ़ रहा था, जिसको एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने डाला था, जिसका नाम था सियरा क्लब। मैट एक लॉयर था और वो ज्यादा पैसे भी नहीं कमाता था। ये सेंट्रल मेन के एक छोटे से टाउन में रहता था, जिधर ये स्टेट के थोड़े गरीब रेजिडेंट्स होते थे। उनको लीगल असिस्टेंस देता था, या तो थोड़े बहुत पैसों से या फिर फ्री में ही। लेकिन मैट को घूमने का बड़ा शौक था, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कनाडा के सबसे नए नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने की, जो कि नॉर्थ में इतना दूर था कि वो आर्टिक सर्कल के अंदर ही आता था, वो डिसाइड करता है ये $6000 का प्राइस टैग इस ट्रिप के लिए वर्थ इट ही होगा। 2.5 घंटे बाद जब ये 900 मील का सफर कर लेते हैं मॉन्ट्रियल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नॉर्थ की तरफ, ये प्लेन जिसमें मैट और बाकी लोग सफर कर रहे थे, ये छोटे से लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर उतरता है, जिसकी एक साइड पे पहाड़ियों वाला जंगल होता है और दूसरी साइड पे रिवर होता है। प्लेन से उतरने के बाद मैट और ये बाकी 7 लोग ये इन छोटी सी लकड़ी की बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ होती हैं। ये बिल्डिंग्स और ये जो एरिया था, ये उस नए नेशनल पार्क का कोई हिस्सा नहीं था। ये समझ लो जैसे ये इनका एक स्टेजिंग एरिया था, जिधर ये अगली फ्लाइट के लिए तैयारी करेंगे, जो इनको नेशनल पार्क के अंदर लेके जाएगी। मैट और ये जो बाकी 7 लोग थे, जिनके अंदर 2 ट्रिप लीडर थे सियरा क्लब के, ये सारे 1-2 दिन इस टेम्परेरी बेस कैंप के अंदर रुकते हैं, जिधर ये हाइकिंग रूट्स को डिस्कस करते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स को। फिर 2 दिन बाद ये ग्रुप फील करता है अब हम रेडी हैं, तो ये ग्रुप अपना सारा सामान पैक करता है, और ये सारे इस छोटे से फ्लोटिंग प्लेन के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं। और ये प्लेन इनको इनकी फाइनल डेस्टिनेशन पे लेकर जाएगा, वही नया कैनेडियन नेशनल पार्क, जिसको टोरन गॉट माउंटेन्स भी बोला जाता है। 45 मिनट बाद ये फ्लोट प्लेन का पायलट इसको बादलों से नीचे डिसेंड करता है प्लेन को, ताकि ये पानी में लैंडिंग कर सकें। अब जैसे वो ये कर रहा था, मैट और बाकी 7 लोग विंडोज के बाहर देखते हैं। अब ये लोग एक्चुअल में टोरन गॉट माउंटेन्स को पहली दफा देख रहे थे। इन सब लोगों ने इस एरिया की बहुत ज्यादा पिक्चर्स देखी हुई थी पहले से, लेकिन असल में इनको पहली दफा देखना इनके लिए शॉकिंग था। ये पूरा एरिया एक एलियन प्लेनेट लग रहा था। टोरन गॉट के अंदर और इर्द गिर्द की जो विल्डरनेस थी, ये उस टाइप की विल्डरनेस नहीं थी जो हमारे दिमाग में आती है जब हम हाइकिंग का सोचते हैं जंगल के अंदर, या कैंपिंग का सोचते हैं। यहाँ ये जो टोरन गॉट की विल्डरनेस थी, ये बिल्कुल प्राइमोर्डियल थी, मतलब अनटच्ड, बिल्कुल ही बिगिनिंग वाली। मानो ऐसे लग रहा हो जैसे हम बिगिनिंग ऑफ टाइम में देख रहे हो, जैसे डायनासोर्स को इस एरिया में घूमना चाहिए था। मैट दूर जिस भी डायरेक्शन में देख रहा था, उसको ये बड़ी बड़ी कोने वाली पहाड़ियां नजर आ रही थी, जो कि हजारों साल पहले ग्लेशियर्स की मदद से बनी थी। और इन ग्लेशियर्स ने पहाड़ियों के अंदर सैकड़ों वाटरवेज बनाए हुए थे, जिनको बोला जाता है फ्योर्ड्स। इवन ऊंचाई पे इस प्लेन से जब मैट इन फ्योर्ड्स की तरफ नीचे देख रहा था, तो उसको पानी में साफ मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी। अब बेशक ये लैंडस्केप इंतहाई खूबसूरत और कमाल का था, ये एरिया उतना ही ज्यादा लोगों के लिए अनवेलकमिंग था। यहाँ टोरन गॉड्स में ना रोड्स थे, ना कैंपसाइट थी, ना यहाँ कोई फैसिलिटीज थी, ना इंटरनेट था, ना ही कोई सेलफोन्स थे। और इधर का मौसम बहुत ही ज्यादा हार्श, फ्रीजिंग कोल्ड और वेट ही होता था नॉर्मली। इवन यहाँ पर मौसम जब थोड़ा सा वार्म और बेहतर होता था, तो वेदर 1 सेकंड में चेंज होता था और दोबारा से फ्रीजिंग कोल्ड और वेट हो जाता था। तो साल भर में यहाँ पर थोड़े बहुत जो विजिटर्स भी आते थे, वो 100% अपनी मदद आप पर ही होते थे, क्योंकि यह दुनिया के सबसे खतरनाक वाइल्ड रीजन्स में से एक था। अब मैट जो विंडो से बाहर इस लैंडस्केप को सर्वे कर रहा था, वो यहाँ पर इस हार्श एनवायरनमेंट में अपने आने के डिसीजन के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि ये जो इसने इतने सारे पैसे भरे थे इस ट्रिप के लिए, वो इस एक्सट्रीम विल्डरनेस को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो फाइनली इस फ्लोट प्लेन का पायलट इस प्लेन को पानी में उतारता है और इस क्राफ्ट को साइड पे किनारे की तरफ ले जाता है। फिर मैट और बाकी 7 लोग अपना सामान इससे उतारते हैं। फिर जब प्लेन यहाँ से मुड़कर वापस चला जाता है, तो ये 2 सियारा क्लब के ट्रिप लीडर्स, एक 61 साल का बंदा रिच ग्रोस और एक 60 साल की औरत मार्टा चेज, ये दोनों ग्रुप को कहते हैं अपना सारा सामान उठाओ और हमें फॉलो करो। तो रिच और मार्टा इन सारे हाइकर्स को ड्रॉप हुई लोकेशन से 500 फीट दूर ले जाते हैं, थोड़े से ऊपर वाले एरिया में, जिधर से ये फ्यूड नजर आ रहे थे और हर तरफ पहाड़ियों का बेहतरीन मंजर था। अब ये वाला जो कैंप एरिया था, वो इनके पिछले वाले टेम्परेरी बेस कैंप की तरह नहीं था कि इर्द गिर्द फॉरेस्ट होंगे,
बल्कि ये वाला बिल्कुल ओपन प्लेन में था, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। अब जैसे रिच और मार्टा सबको बता देते हैं कि अपने अपने कैंप्स किधर लगाने हैं, तो सारे लोग अपना कैंप लगाना शुरू कर देते हैं और रिच और मार्टा ये अपने जो कैंप वाला एरिया होता है इसके इर्द गिर्द वायर वाली फेंस लगा देते हैं ताकि जानवर यहाँ से दूर ही रहें। फिर ये ग्रुप थोड़ा सा ऊपर हाइक करके पहाड़ी पे चढ़ता है और अपनी पहली ग्रुप फोटो खींचता है। इस पिक्चर में ये सारे बड़े खुश और एक्साइटेड होते हैं जो आगे ये करेंगे और अगले कुछ दिनों तक इनका ट्रिप एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक ही जाता है। दिन भर ये सारे हाइकिंग करते थे अपने प्लान हुए हुए रूट्स में इन पहाड़ियों में। रात के टाइम ये लोग खाना खाते थे, फियोर्ड से फ्रेश पानी पीते थे और एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन इनका ये परफेक्ट ट्रिप एक नाइटमेयर बनने वाला था। ट्यूसडे 23 जुलाई दोपहर के टाइम जब 2 दिन गुजर जाते हैं इस ग्रुप को टोरेनगार्ड माउंटेन्स आए हुए, मैट और बाकी सब हाइक करके वापस आते हैं। दिन काफी ठंडा होता है और बारिश भी होती है, लेकिन सारे अच्छे मूड में होते हैं। ये इन सब का आखिरी दिन होता है इस पर्टिकुलर कैंपिंग स्पॉट पे। अगले दिन इन्होंने अपना सारा सामान पैक करके मजीद अंदर की तरफ जाना था अपने नेक्स्ट कैंपिंग स्पॉट पे। जब मैट और बाकी सब अपने गियर्स अपने अपने कैंप्स में रख देते हैं और ये सब बाहर आते हैं तो देखते हैं रिच और मार्टा जो 2 ट्रिप लीड्स थे, इन्होंने इस सक्सेसफुल ट्रिप की बिगिनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए एक दावत रखी हुई है। तो सारे ग्रुप मेंबर्स बैठते हैं, गोश्त वाली डिशें एंजॉय करते हैं, लेमनेड पीते हैं और अपने अगले कुछ दिनों की प्लानिंग कर रहे होती है कि वो क्या क्या करेंगे। फिर एक पॉइंट पर मैट थक जाता है, वो इस ग्रुप से अलग होता है, टेंट में जाता है, अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लेटता है और सो जाता है। कुछ घंटे बाद सुबह 3:30 बजे मैट एकदम से उठता है। उसको कोई आइडिया नहीं होता कि किस चीज ने उसको उठाया है। कुछ देर के लिए वो लेट कर देख रहा होता है कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है और अंदर से अपने टेंट के बिल्कुल ऊपर देख रहा होता है। उस रात चांद की काफी रोशनी होती है। फिर उसको दिखाई देता है एक बहुत बड़ी चीज है जो उसके टेंट के पास हिल रही थी और अचानक उसके ऊपर आकर रुक जाती है। इससे पहले मैट कुछ सोचता, ये बड़ी सी चीज मैट के टेंट को जोर लगाकर नीचे की तरफ करना शुरू कर देती है। अब वो देख रहा होता है टेंट इसके ऊपर आ रहा है, ना ये कुछ कर रहा था ना ये कुछ बोल रहा था, बस ये खौफ से देख रहा था। फिर एकदम से टेंट फटता है और 2 बड़े बड़े बाजू अंदर आते हैं और मैट को पकड़ लेते हैं। अब इस पॉइंट पर मैट अपने आप को बचाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वो चीखे मार रहा होता है मदद के लिए। अब जैसे वो ये कर रहा होता है उसको अपने सर पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रिप महसूस होती है और एकदम से वो अपने उस टेंट के सुराख से बाहर खींचा जाता है। अब मैट दूर घसीटता जा रहा होता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है। वो हिल नहीं सकता था, उसको बस कड़क की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसको बाद में पता चलता ये आवाज उसके स्कल और जबड़ों के टूटने की थी और उसको सड़ी हुई मछलियों की गंदी सी बदबू आ रही थी। साथ ही उसको महसूस होता है थूक उसके मुंह के ऊपर गिर रही है। फिर मैट इधर उधर देखने की कोशिश करता है, सर तो वो अपना हिला नहीं सकता था, तो उसको सफेद सी खाल नजर आती है। फिर उसको ये रियलाइज होता है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल और डेडलीस्ट प्रेडेटर के मुंह में है। खड़े हुए वे 10 फीट लंबा और वजन में 750 किलो ये नॉर्थ अमेरिकन पोलर बेयर आर्टिक फूड चेन की टॉप पर होते हैं। और अब ये एपेक्स प्रेडेटर मैट को घसीट कर लेके जा रहा था बीच की तरफ, जिधर मैट को पता था उधर उसको खाया जाएगा और इवन ये जिंदा भी होगा जब ये इसको खाना शुरू करेगा। जब बेयर इसका टेंट फाड़ता है और अपने जबड़ों से मैट का सर दबोचता है, मैट काफी ऊंचा चीखता है जिसकी वजह से कैंप में सारे बंदे उठ जाते हैं और जो पहला बंदा बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि बाहर क्या हुआ है, वो ट्रिप लीड होती है मार्टा। वो अपने टेंट से बाहर निकलती है और उसके सिर्फ 3 फीट दूर उसको ये बहुत बड़ा पोलर बेयर दिखाई देता है जो 2 टांगों पे खड़ा था और मैट पर हमला कर रहा था। तो मार्टा फौरन रिच को चीख कर बोलती है फ्लेयर गन लाओ। साथ ही वो अपने टेंट से अपनी फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन जिस टाइम तक रिच और उसके हाथ में वो फ्लेयर गन आती है तब तक वो पोलर बेयर मैट को इस कैंप साइट से 200 फीट दूर खींच कर ले जाता है और इस पॉइंट तक सारे ही हाइकर्स अपने टेंटों से बाहर निकल आते हैं। ये सारे के सारे शौक में खड़े होते हैं कि इनके एक साथी को पोलर बेयर खींच कर दूर बीच की तरफ लेके जा रहा है मारने के लिए। फिर जब रिच इस फ्लेयर गन को बेयर की डायरेक्शन में फायर करता है, फिर सारा ग्रुप भी एकदम से होश में आता है। ये सारे भी चीखना शुरू कर देते हैं, बर्तन बजाना शुरू कर देते हैं उस पोलर बेयर को डराने के लिए ताकि वो अपने जबड़ों से मैट को छोड़ दे। उधर मैट को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी अपने इन साथियों के चीखने चिल्लाने की, ना ही उसको कोई दर्द महसूस हो रहा था, वो बस शौक में था। मैट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी जब ये पोलर बेयर उसको घसीट कर बीच की तरफ लेके जा रहा था। इसके दिमाग में था मैं मर जाऊंगा, या तो मैं बीच की तरफ घसीटते हुए जाते हुए मर जाऊंगा, या जब मैं उधर पहुंचूंगा और ये पोलर बेयर मुझे जब खाना शुरू करेगा तब मरूंगा। जब वो ये सब सोच रहा था ऐसा था जैसे कोई खौफनाक सी काम डिटैचमेंट हो, जैसे वो ना उदास था ना गुस्से में था, बस जैसे ये फैक्ट हो ये होने ही वाला है। अब जैसे मैट ने अपनी किस्मत को मान लिया था, रिच एक फ्लेयर गन शॉट मारता है और ये केमिकल फायर की बॉल सीधा पोलर बेयर के मुंह के पास जाकर फटती है एकदम से। तो पोलर बेयर एकदम से इस फ्लेयर की वजह से चौंक जाता है। वो एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ करके फौरन नीचे की तरफ मारता है, लेकिन ये मैट को अपने मुंह से नहीं छोड़ता। मैट खिलौने की तरह हवा में उड़ता है और एकदम से जमीन पर जाकर पटकता है। जब मैट जमीन पर पटकता है तो उसको अपनी गर्दन के टूटने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे मैट अपनी टूटी हुई गर्दन के साथ लेटा हुआ था तो ये पोलर बेयर उसको अपने मुंह से
छोड़ता है और उससे थोड़ा दूर जाना शुरू कर देता है। मैट को सुनाई दे रहा होता है उसके बड़े बड़े पंजे उससे दूर जाते जा रहे हैं। फिर एकदम से मैट सोचता है मैं इस अटैक को सर्वाइव कर सकता हूँ, तो वो वहीं पड़ा रहता है, ज्यादा हरकत नहीं करता कि कहीं वो दोबारा वापस ना आ जाए। वो आंखें बंद करके बार बार अपने मुंह में बोल रहा होता है, बेर यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। फिर एक हॉरर मूवी की तरह मैट को सुनाई देता है वो बेर दोबारा से मुड़ा है और उसने इसकी तरफ वापस दोबारा से आना शुरू कर दिया। फिर मैट ये सोच रहा होता है ये दोबारा मेरे पास आएगा, मेरे सर को दोबारा अपने जबड़ों से पकड़ेगा और फिर मेरा दी एंड है। लेकिन लकीली इस टाइम तक रिच, जो कि ट्रिप लीड था, वो इनके काफी करीब आ गया था और उसने फ्लेयर गन भी लोड कर ली थी। तो जैसे ये पोलर बेयर दोबारा से नीचे झुकता है मैट को काटने के लिए, तो रिच फ्लेयर गन को फायर कर देता है और फिर दोबारा से वो केमिकल फायर बेयर के पास जाकर फटता है। तो पोलर बेयर उससे थोड़ा चौंकता है, वहां से मुड़ता है और फिर वहां से भाग जाता है और इस बार वो पोलर बेयर वापस नहीं आता। बाद में पता ये चलता है कि रिच और मार्टा, जो कि ट्रिप लीड थे सियारा क्लब के, उन्होंने ऐसी लोकेशन चूज की थी कैंप साइड की जिस एरिया में बहुत ज्यादा पोलर बेयर आते रहते थे। इवन इस लोकेशन को पोलर बेयर हाईवे भी बोला जाता था, इतना यहाँ से वो आते जाते रहते थे। ये जो सारे हाइकर्स थे मार्टा और रिच को मिलाकर, ये सारे जब अपने पिछले बेस कैंप वाली लोकेशन पे रुके थे जिधर वो लकड़ी की बिल्डिंग्स थी, वहां पर इन सबको सेफ्टी ब्रीफिंग दी गई थी। उस ब्रीफिंग में उनको ये भी बताया गया था कि जहां पर भी टोरंग गॉड्स में तुम लोग अपना कैंप सेट करोगे, वो वाली लोकेशन कम से कम भी पानी से आधा किलोमीटर दूर होनी चाहिए और बेस्ट केस में तो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पोलर बेयर इन फ्योर्ड्स के करीब करीब ही हंटिंग और फिशिंग करते हैं। अब बेशक ये सियारा क्लब एक्सपेडिशन के सातों मेंबर्स जितने भी एक्सपीरियंस हाइकर्स थे, इनमें से कोई भी इस बात को सीरियस ही नहीं लेता कि पोलर बेयर्स के एरिया में कैंपिंग और हाइकिंग करना कितना खतरनाक है। इसी वजह से ये लोग सेफ्टी ब्रीफिंग को इग्नोर कर देते हैं और अपने कैंप को सिर्फ पानी से कुछ 100 फीट की दूरी पर रखते हैं। और इवन मैट पे अटैक होने से पहले भी इनको अपने कैंप के पास पोलर बेयर दिखे थे और इवन एक पॉइंट पे तो इन्होंने फ्लेयर गन भी फायर की थी उनको दूर भगाने के लिए। फिर भी ये ग्रुप डिसाइड करता है यही बेस्ट स्पॉट है कैंपिंग के लिए, क्योंकि ये लोग सोचे थे ये जो इलेक्ट्रिक फेंस हमने लगाई है अपने कैंपिंग साइड के इर्द गिर्द, वो हमें इन पोलर बेयर से बचा लेगी। और जाहिर बात है ऐसा तो होता ही नहीं है। जिस पोलर बेयर ने मैट पर अटैक किया था उसको तो कुछ हुआ नहीं था इस फेंस से। मैट इस अटैक को सरवाइव कर लेता है क्योंकि इन सातों में से एक बंदा डॉक्टर निकलता है, तो जब तक यहाँ पर मदद नहीं आती वो मैट को स्टेबलाइज रखता है। मैट की बहुत ज्यादा इंजरीज थी, उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी, उसके जबड़े टूटे हुए थे, बॉडी पर नोचने के निशान थे, सर पर और गर्दन पर दांतों के गड़े हुए निशान थे। इवन मैट की आवाज हमेशा के लिए चेंज हो जाती है क्योंकि वो पोलर बेयर इसका वोकल कॉर्ड भी चीर देता है। अब मैट के इस अटैक के बाद पार्क्स कनाडा, जो कि एक एजेंसी है जो कनाडा के सारे नेशनल पार्क्स में टूरिज्म करवाती है, वो टोरंग गॉड्स में जाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपलसरी कर देती है कि उनके पास पोलर बेयर प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए। जहां तक मैट का सवाल है इस नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, उसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। इवन वो कभी कभी जोक्स भी मारता है इस बारे में। फिर अगस्त 2014 को जब 11 महीने गुजर जाते हैं मैट पे पोलर बेयर अटैक हुए हुए, तो वो दोबारा से टोरंग गॉड वापस आता है और वो दोबारा से उस लोकेशन पर भी आता है जिधर उस पे अटैक हुआ था, लेकिन इस बार वो आर्म पोलर बेयर एक्सपर्ट्स के साथ होता है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था मेक्सिको के इस रिजॉर्ट में। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज छुपी हुई है। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।